हेलो, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग जो है रसायन विज्ञान में जो है कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे। जो है रसायन विज्ञान की जो सेकंड ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी जो हम लोगों ने लेक्चर पढ़े थे, जो लेक्चर हम लोग जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़े थे, वो सब अकार्बनिक रसायन के थे। ठीक है, आज हम लोग जो है जो पढ़ने जा रहे हैं वो कार्बनिक रसायन के जो है लेक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कार्बनिक रसायन जो है एक्चुअली में रसायन विज्ञान 3 भागों में बटी है। एक जो है अकार्बनिक रसायन, एक कार्बनिक रसायन और एक भौतिक रसायन। 3 प्रकार के रसायन जो है 3 भागों में बांटी गई है। तो हम लोगों ने जैसे जो है जो पहले जो प्रीवियस ईयर में जो लेक्चर पढ़े हैं वो जो है अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन के अंतर्गत पढ़े हैं, और अब हम लोग जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है एक सेकंड जो पार्ट है, यानी कि जो पार्ट सेकंड है वो जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यानी इंटर में पार्ट सेकंड से लगभग आधा क्वेश्चन आता है। जैसे पार्ट फर्स्ट से जो है लगभग जो है 35 नंबर का आता है, और पार्ट सेकंड से भी 35 नंबर का आता है। जब टोटल करेंगे तो जो है 70 नंबर का क्वेश्चन आपका जो है आता है दोनों पार्ट से। तो पार्ट 1 जो है ये हमने आपको इसमें कुछ चैप्टर रिवाइज करा दिए हैं। अब हम लोग पार्ट सेकंड के जो है कुछ जो है चैप्टर रिवाइज करेंगे, जो है जहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है पार्ट सेकंड में क्या है, ज़्यादातर जो है कार्बनिक जो है रासायनिक अभिक्रियाएँ ही हैं, जहाँ से ये थोड़ा सा जो है बच्चों को कठिन लगती है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक रिएक्शंस ज़्यादा हैं, याद करने वाली चीज़ें कम रहती हैं, समझने वाली चीज़ें कम रहती हैं जो है, और बच्चों को लगता है कि याद करने वाली चीज़ें क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो इसलिए आज हम लोग जो है और अब से जो है कार्बनिक रसायन का जो 35 नंबर का जो आता है इसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में तो डिफिनेशन है और जो मैंने कई डिफिनेशन आपको बता दिया है। अब पार्ट सेकंड में क्या है, कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं जो बच्चों को बहुत कठिनता से याद होती हैं, और जो है और बहुत कठिन भी लगता है। तो इसलिए जो है हम ये सोचे कि कार्बनिक रसायन जो है इस पर थोड़ा सा जो है चर्चा कर ली जाए। तो हम लोग ये जानेंगे कि कार्बनिक रसायन से जो है कौन कौन से इंटर में जो है चैप्टर हैं। ठीक है, कौन और कहाँ से जो है क्वेश्चंस ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के जो है लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बनिक रसायन के विषय में अगर देखा जाए तो कार्बनिक रसायन का मतलब ये है कि कार्बन से संबंधित यौगिकों का जब अध्ययन किया जाता है, जिस जो है रसायन के अंतर्गत कार्बन के कंपाउंड जो बने होते हैं जिनका अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, यानी कि जो कार्बन से बने हों, ठीक है, जो कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं उनका अध्ययन जिस रसायन के अंतर्गत किया जाता है उसे बोलते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बन को छोड़ करके जो है अन्य जो है अन्य तत्वों से बने हुए यौगिकों का अध्ययन जो किया जाता है वह कार्बनिक रसायन होती है। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, पदार्थ के गुण और संरचना के विषय में, गुणों के विषय में अध्ययन करना, उनकी क्रियाविधियों के विषय में अध्ययन करना भौतिक रसायन के अंतर्गत आता है। तो कार्बनिक रसायन के अंदर अगर कार्बनिक रसायन की अगर हम बात करें तो बहुत साल पहले जो है एक जो है बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये कहा था कि जो है कार्बनिक पदार्थ को जो है हम लैब में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो है ये लगता था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वह केवल जीवित चीज़ों से ही जो है निकाले जा सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। ठीक है, जैसे जो है जहाँ तो ये सब चीज़ें जीवित चीज़ों से ही प्राप्त की जा सकती हैं, यानी कि इनको हम लैब में नहीं बना सकते हैं। यानी कि जो है जहाँ तो जो जीवित चीज़ें जैसे जो है जहाँ तो अगर कोई खाएगा, चाहे वो पेड़ पौधे हों और चाहे जानवर हों, जंतु हों। ठीक है,
तो उनसे जो चीज़ें हमें प्राप्त होंगी वही कार्बनिक कंपाउंड वहीं से प्राप्त हो सकते हैं, और बाकी दूसरा रास्ता नहीं है। इसको बोलते हैं बर्जीलियस संकल्पना। उनका कहने का मतलब ये था कि कार्बनिक यौगिक हमेशा जीवित चीज़ों से ही सेपरेट किए जा सकते हैं, यानी कि जीवित चीज़ों से ही निकाले जा सकते हैं और इनको लैब में बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये संकल्पना बहुत दिनों तक चली, लेकिन ये संकल्पना लगभग 1864 के आसपास जो है ये टूट गई। कैसे टूट गई? क्योंकि इन्हीं का बर्जीलियस का ही जो है एक छात्र था जिसका नाम था होलर, जिसने इस संकल्पना को तोड़ा कि कार्बनिक यौगिक को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। आखिर उसने जो है प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक को बनाया। किससे बनाया? अमोनियम साइनेट से। उन्होंने क्या किया, जो है होलर ने अमोनियम साइनेट यानी NH4CNO, ये एक क्या है, अमोनियम साइनेट, ठीक है, एक कंपाउंड है, ठीक है। और अमोनियम साइनाइड से जो है क्या बनाया, यूरिया, NH2CO NH2, ये क्या है, एक यूरिया है। ये एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यानी कि एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है, और जो है ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी पहला कार्बनिक यौगिक है जो है लैब में बनाया गया था। इसी के बाद से साइंटिस्टों ने ये सोचा कि जो है एक ये जान लीजिए कि विज्ञान की जगत में क्रांति आ गई, क्योंकि जो है पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना नहीं सकते थे। उसके बाद जब हम लोगों ने यूरिया बना लिया, यानी कि होलर ने ये सिद्ध कर दिया कि हम प्रयोगशाला में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं, तो उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंडों की जो है भरमार हो गई, और जिसकी वजह से आज एक नई ब्रांच खड़ी हो गई जिसका बोलते हैं कार्बनिक रसायन, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है जब बन गई तो विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनना शुरू हुई, क्योंकि जो मेडिसिन थी उनमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते थे। ठीक है, जड़ी बूटियों में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते थे। पहले साइंटिस्टों को दिक्कत होती कि कैसे बनाया जाए। जब एक बार लैब में बन गया तो ये दिमाग में आया कि ये कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये बनना शुरू हो गया, और उसके बाद से फिर जो है मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की किया कि लगभग हर लाइलाज बीमारी का इलाज कार्बनिक रसायन ने खोज लिया, यानी कि उसके यौगिकों के द्वारा लाइलाज बीमारी का भी जो है इलाज किया जाने लगा। बहुत तरीके के कंपाउंड्स खोजे गए और बहुत सारे साइंटिस्टों ने जो है इसके प्रति योगदान दिया, और मैं उनको हमेशा जो है समाज के प्रति जो है धन्यवाद देता हूँ, समाज की ओर से धन्यवाद देता रहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज विभिन्न प्रकार के बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे पास ताकत पैदा हुई। ठीक है, नहीं अन्यथा पहले लोग क्या होते थे कि जो है कोई बीमारी हो गई, ठीक है, तो उसको जो है तो कोई इलाज नहीं है, ठीक है, उसकी कोई दवा नहीं है, क्योंकि जड़ी बूटियाँ देर में जो है असर करती थी और व्यक्ति को जो है चाहिए था तुरंत उसका असर। तो इसलिए जो है कार्बनिक रसायन ने जो है जहाँ तो इन सब चीज़ों को सिद्ध कर दिया, और उसी तारीख से फिर नए नए कंपाउंड्स बनाए गए। और आज भी आप कभी भी ऑर्गेनिक उसमें अगर आप जाएंगे मेडिकल स्टोर में और उसका इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे, यानी इंग्रेडिएंट का मतलब उसमें जो मिक्सर है, उसमें जो कंपाउंड्स जिससे वो बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो कंपाउंड से ही ज़्यादातर बनी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही। तो इसलिए जो है आज जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था यानी कार्बनिक जो पहला यौगिक था वो क्या था, यूरिया था। अच्छा, आज हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हम लोग को पढ़ना है, तो इसलिए जो हम लोग मेन टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, जो है जहाँ तो आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि जो कार्बनिक रसायन है, कार्बनिक रसायन है वो दो भागों में बांटी गई, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, जो एक पार्ट है, ठीक है, वो है एलिफैटिक, और एक है एरोमेटिक।
एक अल्फाटिक है और एक अल्फैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यानी अल्फैटिक को हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम यही रहता है, तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है। अल्फैटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या अल्फैटिक कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये होते क्या हैं पहले इसको देखा जाए, ठीक है। पहले इसको थोड़ा समझ लेंगे तो हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्चुअली में क्या होता है कि कहीं कहीं लिखा रहता है अल्फैटिक हाइड्रोकार्बन, कहीं लिखा रहता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो बच्चे ये थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर दोनों में अंतर क्या है, आखिर क्या दोनों एक ही हैं, क्या दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अल्फैटिक और एरोमेटिक दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। दोनों क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया, एक अल्फैटिक में और एक एरोमेटिक में। अल्फैटिक की पहचान कैसे करेंगे, पहले इसको देख लिया जाए, इसकी पहचान सबसे खास बात, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस पर समय नहीं देंगे, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं पर आएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें हमें जानना अनिवार्य है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको अगर नहीं पता होंगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में आपको दिक्कत ही होना है। तो इसलिए जो है हम लोग जो है अल्फैटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है देखेंगे। अल्फैटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा जो है समझने का प्रयास किया जाए कि होते क्या हैं। अल्फैटिक हाइड्रोकार्बन अगर हम ऐसे देखा जाए जनरल जो है, जहाँ तो अगर हम, एक होता है ज्वाला परीक्षण जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इग्निशन टेस्ट। ज्वाला परीक्षण में अगर किसी भी कंपाउंड्स को अगर जलाया जाए, यानी लेबोरेटरी में किसी भी कंपाउंड को अगर जलाया जाता है, ठीक है, तो उसमें जो है जहाँ तो अगर वो कंपाउंड काले धुएं के साथ नहीं जलता है, ठीक है, विच आर नॉट बर्न विद द सूटी फ्लेम और ब्लैक फ्लेम्स, ठीक है, अगर वो काले धुएं के साथ नहीं जल रहा है तो हम ये जान जाते हैं कि वो अल्फैटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। जैसे अगर हम जो है जहाँ तो कोई भी कंपाउंड, जैसे कपूर है, वो क्या है, वो काले धुएं के साथ जलता है, ठीक है, लेकिन उसमें सूटी फ्लेम नहीं है, ठीक है। तो कोई भी हो, जैसे मान लेते हैं, जैसे जो है जहाँ तो CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 है, ठीक है, ये नॉर्मल पेंटेन है, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं जो है यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड है, COOH COOH 2H2O, ठीक है, ये जो है ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। अगर इन कंपाउंडों को अगर जलाया जाए इग्निशन टेस्ट में, अगर इनका पाउडर लेकर के जलाया जाए तो हम ये देखेंगे कि ये जो है मतलब काले धुएं के साथ नहीं जलेंगे, उसमें कोई सूटी फ्लेम नहीं आएगी, यानी इनके सफ़ेद धुआं होगा, वाइट फ्लेम होगी। और अगर वाइट फ्लेम है तो वो क्या हो जाएंगे, अल्फैटिक हाइड्रोकार्बन्स हो जाएंगे। एक तो पहचान ये हो गई ज्वाला परीक्षण, ठीक है। ज्वाला परीक्षण के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि अल्फैटिक है कि एरोमेटिक है। अब यही हाल अगर एरोमेटिक में देखा जाए तो एरोमेटिक में क्या है, जैसे मान लेते हैं बेंजीन आ गई, ठीक है, कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अगर आप ज्वाला परीक्षण में रखेंगे यानी इग्निशन टेस्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो जो है बर्न विद द सूटी फ्लेम, यानी काले धुएं के साथ जलेगा, वो भी जो है उसमें सूट टाइप का जो है होगा, यानी कि जैसे आप उसको जलाएंगे तुरंत दग जाएगा, ठीक है। तो जो है जहाँ तो वो ब्लैक सूटी फ्लेम होती है, ठीक है, यानी काले धुएं के साथ चिड़चिड़ाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो हम ये जान जाते हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। एरोमेटिक का जो नाम है अरोमा से पड़ा है, अरोमा का मतलब होता है स्वीट स्मेल, यानी कि मीठी महक, वहाँ से इसको लिया गया है, क्योंकि जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें जो महक होती है वो क्या होती है, मीठी होती है, इसलिए उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है या एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड को अगर ज्वाला में जलाएंगे तो किसके साथ जलेंगे, बर्न विद द सूटी फ्लेम्स, ठीक है। ये पहचान हो गई, ठीक। पहली चीज़ ये है कि ज्वाला परीक्षण। दूसरा ये है कि देख करके कैसे पता लगाएं कि कौन सा एरोमेटिक कौन सा अल्फैटिक है। पहली चीज़ है कि ये
कि अल्फेटिक हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं वो खुली श्रृंखला में होते हैं। ठीक है, पहली चीज़ है क्या, खुली श्रृंखला के, ठीक है, यौगिक जो होते हैं यानी ओपन चेन जिसको बोलते हैं, ओपन चेन। अगर कोई ओपन चेन का है तो ये जान लीजिए वो अल्फेटिक हाइड्रोकार्बन ही है। ठीक है, वो एरोमेटिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो है खुली श्रृंखला के हो सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ बंद श्रृंखला के भी यौगिक हो सकते हैं अल्फेटिक यौगिक, क्योंकि वो जो है क्या होंगे, साइक्लिक अल्फेटिक होंगे। ठीक है, तो उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग मेन पर्पस है बोर्ड एग्जाम के पर्पस से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो खुली श्रृंखला के यौगिक जितने भी होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, जो है जहाँ तो अल्फेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ जी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए कंडीशन है कुछ, ऐसा नहीं है कि सभी जो बंद श्रृंखला के यौगिक होंगे वो सब जो है जहाँ तो एरोमेटिक होंगे, सभी नहीं होंगे, लेकिन जो एरोमेटिक होंगे वो बंद श्रृंखला के ज़रूर होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, मतलब होंगे सभी, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जितने भी होंगे सब जो है बंद श्रृंखला के ही होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी बंद श्रृंखला के यौगिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही कहलाएंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को फॉलो करने के लिए कुछ शर्तें हैं। ठीक है, जब तक वो शर्त जो है कोई जो है ना तो कार्बनिक यौगिक यानी एरोमेटिक, जब तक कार्बनिक यौगिक नहीं फॉलो करेगा तब तक ले वो जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नहीं कहलाएगा। आपको जो पढ़ना है बोर्ड एग्जाम में दोनों प्रकार की यौगिक पढ़ना है, यानी कि एरोमेटिक भी पढ़ना है और अल्फेटिक भी पढ़ना है। एक ही चैप्टर में खुली श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक पढ़ना है यानी अल्फेटिक हाइड्रोकार्बन भी पढ़ना है, और उसी चैप्टर में बेंजीन से जुड़े हुए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को भी पढ़ना है। दोनों चीज़ें पढ़नी है। यहाँ सुविधा के लिए हम ये जान लें कि जहाँ पर ये रिंग होगी और ये 3 बॉन्ड होंगे, ये जान लेना कि वो कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बेंजीन दिख जाए वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की कुछ शर्तें हैं जिसके आधार पे हम ये पता लगाते हैं कि ये एरोमेटिक है अल्फेटिक है। ठीक है, या कौन सा एरोमेटिक होगा कौन सा अल्फेटिक होगा। ठीक है, वो शर्तें हैं। ठीक है, थोड़ा से उसको एक जो है केवल 2-3 मिनट लगेगा, उसको हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन कौन सी शर्तें हैं थोड़ा सा देखा जाए तो उनसे और आसानी से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन कौन से शर्त हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो है अगर हम इसको ध्यान से देख लेंगे तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन कौन सी शर्तें हैं। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, इसको देखा जाए थोड़ा सा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसके विषय में थोड़ा सा जानेंगे कि कैसे पता लगाया जाए कि जो है कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक कौन सा अल्फेटिक। पहले थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। ये बेंजीन रिंग है, जहाँ पर बेंजीन रिंग होगी वहाँ पर जो है एरोमेटिक होंगे। बेंजीन रिंग में 6 हाइड्रोजन होते हैं, इसको देख लीजिए, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हैं। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ ये देखिए कि पहली बात, पहली जो कंडीशन है, ठीक है, पहले कुछ चीज़ें लिख दीजिए। जो ये यहाँ कार्बन है, ये सब क्या है, कार्बन है, ये सब कार्बन है। इस कार्बन पे यानी इस सेंटर पे पहले ये देखा जाए कि किस टाइप का संकरण है। सिग्मा बंद गिन लीजिए, संकरण पता लग जाएगा। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। ठीक है, तो 3 सिग्मा बंद बराबर क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है जो पहली शर्त है वो ये होनी चाहिए कि जो है ये बंद श्रृंखला में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, बंद श्रृंखला में होना चाहिए।
बंद श्रृंखला यानी कि क्लोज चेन, जिससे ये देखो चारों तरफ से बंद है, यानी कि ऐसे देखो ये बंद है, कहीं से खुली थोड़े ना है, ये बंद है, ठीक है। या कोई भी कंपाउंड है, जैसे ये मान लें ये बेंजीन है, ठीक है, ये पूरा क्या है, बंद है, कोई तरफ से खुली नहीं है। तो पहली कंडीशन ये है कि एरोमेटिक के लिए कि जो है कंपाउंड पूरी बंद श्रृंखला में होना चाहिए, यानी चारों तरफ से बंद होना चाहिए। दूसरा चीज़ जो है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, उसके प्रत्येक कार्बन पर या तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो, संकर्ण हो, या sp हो, ठीक है, ये दो चीज़ होना अनिवार्य है, ठीक है, यानी या तो sp2 संकर्ण हो या तो sp संकर्ण हो, ठीक है, ये अनिवार्य चीज़ है। तीसरा चीज़ ये है कि कार्बनिक यौगिक जो है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी जो संरचना होनी चाहिए, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, जो है प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर मॉलिक्यूल हो चाहिए, समतलीय, ठीक है, समतल, यानी सभी परमाणु जो है एक जो है समतल में होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए। समतलीय होना चाहिए, यानी प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। प्लेनर का मतलब हो गया कि 120 एंगल, ठीक है, ये जो एंगल होना चाहिए कितना होना चाहिए, लगभग 120 के आसपास होना चाहिए। चौथी कंडीशन ये है कि एक रूल है, हाकल रूल, ठीक है, एक हाकल लॉ, ठीक है, तो जो हाकल लॉ है, ठीक है, इसको जो है इसका पालन करना पड़ेगा, हाकल का नियम जिसको बोलते हैं, ठीक है, हाकल के नियम का पालन करना पड़ेगा, जो क्या होता है 4n + 2 पाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये दिखाता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ n का मान या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 4 हो। अगर इतना आता है, ठीक है, तब तो जो है जहाँ तो क्या हो जाएगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड को जानने के लिए नियम है। और बाकी बेसिकली आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर बंद श्रृंखला का है तो वो जो है, और बेंजीन है तो कार्बनिक यौगिक है ही, ठीक है। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर जिसके पास हैं, ठीक है, तो वो जो है जहाँ तो यानी कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू किसके, जितने मॉलिक्यूल्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो लिख दिए। जैसे यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ कितने पाई, एक पाई बंद में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो सिंपल सी बात 3 पाई बॉन्ड है तो 3 × 2 3 दूनी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n का मान 0 1 2 3 4 5 आता है, इसका मतलब वो एरोमेटिक हो। लेकिन हम आपको बता दें, इन शर्त को भी पालन करना पड़ेगा, यानी चारों शर्त जब पालन करेगा कोई कंपाउंड, तभी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं बेंजीन के लिए, ठीक है। बेंजीन एक कार्बनिक यौगिक है कि नहीं, इस पर थोड़ा सा चर्चा की जाए, ठीक है। बेंजीन एक जो है कार्बनिक यौगिक है कि नहीं, इसको थोड़ा सा देखा जाए। पहली शर्त क्या है, बंद श्रृंखला होना चाहिए, ठीक है, तो बंद श्रृंखला है, पहली शर्त को ये फॉलो कर रहा है। दूसरी शर्त sp2 या sp संकर्ण होना चाहिए प्रत्येक कार्बन पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम सारे कार्बन पर कुछ ऐसे करके, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो हर एक कार्बन पे क्या है, sp2 संकर्ण है, तो sp2 संकर्ण है, तो इसका मतलब ये भी फॉलो कर गया, ठीक है। तीसरा क्या है, समतलीय, अगर sp2 है तो समतलीय ही होगा, क्योंकि sp2 होगा तो 120 डिग्री का एंगल होगा, तो तीसरा भी फॉलो कर गया। चौथा पर आते हैं हाकल लॉ। हाकल लॉ क्या कहता है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करें, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, देखो 2 2 4 2 6, क्योंकि एक पाई बंद बनने में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, एक पाई बंद बनने में, ठीक है। कितने, एक पाई बंद बनने में
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन? 2। यहाँ पे कितने पाई बंद हैं? 3 पाई बंद हैं। तो 1 पाई बंद बनने में 2, तो 3 पाई बंद, 3 गुणे 2, तो 3 दूनाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसको काट दीजिए, ठीक है। यहाँ 6, तो क्या हो जाएगा? 4n + 2 = 6। ये हो गया 4n, ये +2 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6 माइनस का 2 हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा? 4n = क्या हो गया? 4। तो n = क्या हो जाएगा? 4/4 = कितना हो गया? 1, यानी 1 आ गया। इसका मतलब इसको, ये नंबर को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ये 4 शर्त को पालन किया तब जाके ये हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक कंपाउंड के अंतर्गत आएगा। यानी कि एरोमेटिक होने के लिए इन शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा, तभी वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत माना जाएगा। तो आप सभी लोग किसी भी कंपाउंड को जो है जहाँ तो जान सकते हैं कि वो एरोमेटिक है कि अल्फैटिक है, ठीक है। ये कक्षा 11 में भी है, ये कक्षा 11 का ही है। वहाँ पर जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो इस चीज़ को पहले पढ़ लीजिए। ये हम आपको जानने के लिए केवल है कि हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो और जो है उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और अल्फैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है। तो बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है, लेकिन इतने शर्त को पालन कर रहे हैं, यानी कि इतने शर्तों को जो पालन करेगा वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ही माना जाएगा, तभी माना जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, एक और थोड़ा से प्रैक्टिस के तौर पे देख लेते हैं, तो कम से कम एक कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई मान लेते हैं, ठीक है, जैसे ये एक कंपाउंड है, ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन है। ये एरोमेटिक है कि नहीं पहले इसको देखा जाए, ठीक है। पहली शर्त क्या है एरोमेटिक होने की? पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है एरोमेटिक होने की कि साइक्लिक होना चाहिए, यानी कि बंद होना चाहिए। तो ये देखिए बंद है कि नहीं, तो ये भी फॉलो कर गया, बंद है तो भाई है। दूसरी शर्त क्या है देखा जाए? दूसरी शर्त ये होनी चाहिए कि sp2 संकर्ण है कि नहीं। हाँ, यहाँ पर अगर देखेंगे तो sp2 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यानी प्रत्येक कार्बन पर या तो sp हो या तो sp2 हो। यहाँ पर क्या है? sp3 है। क्यों? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड जहाँ होता है sp3 हो जाता है। तो ये क्या है? ये एटम जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। होना कितना चाहिए था? sp2 या तो sp होना चाहिए। इसका मतलब ये वाली शर्त को ये फॉलो नहीं कर रहा है। तीसरी शर्त को देखा जाए, तीसरी शर्त का मतलब ये हो गया कि समतलीय, ये तो समतलीय है लेकिन ये समतलीय नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें जो है एक sp2 है, एक sp3 है, तो इसका मतलब ये समतलीय नहीं है, ठीक है। तो ये भी फॉलो नहीं कर पाएगा। तीसरा, चौथा कि अगर देखें, चौथा हकल के नियम का पालन करना चाहिए। हकल का नियम क्या? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 2 पाई मतलब 1 पाई बॉन्ड है, तो 1 पाई बंधे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन बराबर कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4n + 2 = 2, ठीक। तो 4n = 2 माइनस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो n = 0/4, यानी 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, ठीक है। तो अगर 0 आ गई तो ये इसको तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये 2 शर्त नहीं फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नहीं होगा। ये एरोमेटिक ये नहीं है काले धुएं के साथ नहीं जलेगा, वो काले धुएं के साथ जलेगा। काले धुएं के साथ जलने के लिए इन शर्तों को पालन करना पड़ेगा, यानी सूटी फ्लेम, ब्लैक सूटी फ्लेम। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप बीएससी वगैरह में जाएंगे, नीट का पेपर देने जाएंगे, तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक और अल्फैटिक्स, ठीक है। तो ये एरोमेटिक है कि नहीं, ये अल्फैटिक है, तो ये आपसे पूछा जाता है। इस शर्त को अगर आप लोग को याद हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप बता देंगे कि ये कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा अल्फैटिक है, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अगर कोई भी समस्या हो तो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं अब। तो
देखते हैं, इसको आप लोग जो है रिवाइंड करके देख लीजिएगा। क्योंकि कार्बनिक यौगिक में जो है अल्फैटिक और एरोमेटिक दोनों को पता होना आवश्यक है, क्योंकि अगर नहीं पता होता है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि यार कौन सा एरोमेटिक कौन सा अल्फैटिक है। क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ये जान लीजिए। यानी ज्ञान हो तो कायदे से हो, अन्यथा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, आप कभी भी उससे परेशान हो सकते हैं। इसलिए जब भी ज्ञान लीजिए उसको पूरा जड़ से लीजिए, ठीक है। इसलिए जो है जहाँ तो क्योंकि अधूरे ज्ञान में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आना, बल्कि पूरे ज्ञान में ही कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपको लगता है कि अब हम इसमें फंसने वाले नहीं हैं कहीं पे। तो इसलिए पूरा अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसलिए जो है आसानी से जो है हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी हम लोग जो देखे हैं अल्फैटिक और एरोमेटिक के बीच में अंतर कैसे पता लगाएंगे, कौन सा अल्फैटिक कौन सा एरोमेटिक है, इसके विषय में हम लोग जान गए, ठीक है। एक और चीज़ बहुत बेसिक चीज़ है, जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना मान के चलिए जो है, मान के चलिए आत्महत्या करने के बराबर है। समझे नहीं आएगा, कैसे मानेंगे आप? ठीक है, समझ में आ गया। कारण क्या है? क्योंकि जो है आपको नाम ही नहीं पता है, कोई आपके सामने आ गया, अब उसको देख रहे हैं, 2 हाथ 2 पैर हैं उसके, नामों ही नहीं पता है। जब नामों ही नहीं पता है तो उसके विषय में कैसे पता लगा पाएंगे कौन है? पहले तो नाम पता होना चाहिए। अगर किसी के विषय में पता भी लगाना है तो भैया उसका नाम क्या है, उसके गांव में उसका नाम क्या है, जब पता होगा तभी तो पूछ पाओगे कि 2 हाथ 2 पैर थे। अब ये थोड़ी ना कहोगे यार ये बताओ तुम्हारे गांव में एक आदमी रहता था जिसके 2 हाथ 2 पैर हैं, बता पाएगा कोई? नहीं बता पाएगा ना। जो तुम भी असमंजस हो यार, कहोगे जितने भी आदमी हैं, जितने मनुष्य हैं, सबके 2 हाथ 2 पैर हैं, तो कहा जो है सब एक ही हैं? नहीं, सब अलग अलग हैं भाई, सबका नाम अलग अलग है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर हम उनका नाम पता लग जाए तो जो है कार्बनिक यौगिक का जो है याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं कार्बनिक यौगिक का नामकरण। ये थोड़ा सा देखेंगे, हम कुछ चीज़ें बता देंगे, इसको आप लोग अगर देख लेंगे तो बहुत मतलब जो है समझ में आ जाएगा हर एक चीज़। कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम, IUPAC नामकरण। तो इसका जो है कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है। तो आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी होगी? क्योंकि साधारण नाम पहले था, पहले किसी भी कंपाउंड का नाम साधारण नाम से ही रख दिया जाता था। तो IUPAC नाम की आवश्यकता क्यों है भाई? जब हमारा काम पहले एक चीज़ से हो जा रहा था तो ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे जब फार्मिक अम्ल जो है चींटियों के आसवन के द्वारा बनता था, डिस्टिलेशन ऑफ द आंट, यानी कि चींटियों के आसवन के द्वारा जो अम्ल बना उसे बोला गया फार्मिक अम्ल, ठीक है। यानी जो चींटियों के आसवन के द्वारा जो बना फार्मिक अम्ल, ठीक है। फॉर्म का मतलब होता है आंट, आंट का मतलब होता है चींटियाँ, ठीक है। तो ये उसका क्या हो गया? साधारण नाम हो गया, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है HCOOH। अब ये साधारण नाम है, IUPAC नाम की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? ठीक है, कुछ तो कारण होगा। जैसे दूसरा, जैसे ये हो गया फार्मिक अम्ल। दूसरा जैसे देखा जाए, दूसरा जैसे हो गया जो है एसिटिक अम्ल, एक होता है एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल क्या होता है? ठीक, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र। ये इसको क्या बोलते हैं? ये एसिटिक अम्ल को सामान्यतः क्या बोलते हैं? सिरका अम्ल, विनेगर एसिड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनेगर। विनेगर का मतलब कहते हैं सिरका, विनेगर अम्ल इसको बोलते हैं। विनेगर है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है।
तीसरा, ठीक है, तीसरा जो है इसी प्रकार से स्प्रिट होता है, यानी कि जो है वुड स्प्रिट, यानी कि जो है जिसको बोलते हैं जंगली स्प्रिट बोल सकते हैं। जंगली स्प्रिट क्या है? वुड स्प्रिट। मेथिल अल्कोहल जिसको बोलते हैं CH3O8, इसको बोलते हैं वुड स्प्रिट, ठीक है। क्योंकि कारण क्या है इसका नाम रखने का? ठीक है, वुड स्प्रिट रखने का कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, ठीक है। समस्या है मतलब रखने का कारण ये है कि ये पहले ये दिमाग में था साइंटिस्टों की कि जो चीज़ जहाँ से प्राप्त हो रही है उसको वहीं से उसी से नाम, उसी संबंधित नाम रख दिया जाए। तो इसमें क्या होता था कि आसान भी रहता था नाम भी रखना, कि फार्म का मतलब होता है आंट, और फार्मिक अम्ल वहीं से प्राप्त हो रहा था तो इसीलिए फार्मिक अम्ल रख दिया गया। CH3COOH इसको विनेगर अम्ल बोलते हैं क्योंकि ये सिरका से प्राप्त हो रहा था, सिरका में पाया जाता है, ठीक है। 8 से 10% सिरका में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया विनेगर एसिड। जंगल से पाया जाता था इसलिए वुड माने जंगल, ठीक है। लकड़ी, स्प्रिट जो है जलाने के लिए जो यूज की जाती। अब वुड स्प्रिट समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब उसको जो है जंगली स्प्रिट बोल दिया गया क्योंकि ये जंगल की लकड़ियों से प्राप्त होता था। भंजक आसवान से मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, तो लकड़ी के भंजक आसवान से प्राप्त हुआ तो उसको नाम रख दिया गया वुड स्प्रिट। तो ये साधारण नाम है, ठीक है। साइंटिस्टों को समस्या कहाँ पे हो रही थी? साइंटिस्टों की ये समस्या हो रही थी कि जैसे हम किसी का नाम लें तो उसके प्रॉपर्टी के विषय में भी पता चले कि कितने कार्बन हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड किस टाइप का है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन है, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है, कम से कम कुछ तो पता लग जाए। अब पता चला आपको जो है फार्मिक अम्ल का सूत्र याद है HCOOH, तब तो ठीक है, नहीं याद है तब तो जो है जहाँ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, फिर याद ही नहीं आना है क्योंकि याद तो याद नहीं तो काम खत्म, भूल गए। और जब समझ कोई चीज़ लिए तो समझ लिए तो फिर वो फिर याद ही रहना है, कभी भूलवे नहीं करेंगे। तो इसलिए ये चीज़ जान लीजिए कि जो है जहाँ तो इसीलिए साधारण नाम के बजाय IPSC नाम की आवश्यकता पड़ी। IPSC नाम का सिद्धांत कुछ इस तरीके से रखा गया, बनाया गया कि किसी भी कंपाउंड का जब नामकरण किया जाए IPSC के आधार पर तब उसके गुणों के बारे में अध्ययन नाम से ही कर लिया जाए। यानी कि जो है अगर जो है इसका IPSC नाम, ठीक है, जो होगा एक कार्बन है तो मेथ COOH ग्रुप वही, यानी इसका जो है अगर नाम देखा जाए तो मेथेनोइक एसिड हटा दो तब भी पता लग जाएगा कि मेथ का मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन है, और ओइक का मतलब क्या हुआ COOH ग्रुप है। ये वाला ग्रुप इसमें लगा है, देखो वहाँ लगा हुआ है ये ग्रुप COOH ग्रुप, ये है ना COOH ग्रुप। तो यहाँ क्या होगा, एक कार्बन है इसमें ग्रुप में तो मेथेनोइक एसिड, यानी मेथेनोइक बाद में एसिड जोड़ लो अपना, क्योंकि एसिड है तो एसिड लिख दिया गया। लेकिन नाम से तो पता लग जा रहा है ना कि मेथ यानी सिंगल कार्बन है, एन है इसलिए सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। ओइक का मतलब COOH ग्रुप है। तो इसमें क्या होगा, 3 प्रॉपर्टी पता लग गई, मेथेनोइक एसिड, इसका नाम क्या होगा विनेगर एसिड। इससे तो ही ना पता लगता है कि भैया COOH है, CH3COOH है इसका नाम सूत्र। अगर इसका IPSC नाम आपको याद है तो इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन है तो एथेन प्लस COOH ग्रुप है, एथेनोइक एसिड, यानी क्या हो जाएगा एथेनोइक एसिड। एथेनोइक का मतलब 2 कार्बन है ही, 1 2 कार्बन। ओइक का मतलब COOH ग्रुप, ठीक है। COOH ग्रुप मतलब एसिड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिड है तो एथेनोइक एसिड हो गया। तो क्या है मतलब नाम से ही सब कुछ पता लग जाए तो उससे बढ़कर क्या है भाई, एथेनोइक एसिड है CH3COOH। विनेगर एसिड याद करो CH3COOH होता है उसका सूत्र, याद करते करते पता चला जो है भूल गए सब, जो है शाम को याद किए सुबह सफ़ा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है जहाँ तो रसायन विज्ञान जो है जो लोग याद करते हैं भूल जाते हैं। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने भी सोचा कि साधारण नाम के बजाय IPSC नाम दिया जाए, और बच्चे भी और प्लस हमको भी भूलने में जो है जहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि भूलवे नहीं करेंगे। मेथेनोइक एसिड सीधी बात HCOOH होता है क्योंकि हमने एक बार समझ लिया है। तो इसी प्रकार जो है जहाँ तो एथेनोइक और मेथेनोइक अम्ल जो है फिर इसीलिए जो है IPSC नाम
कि जो है जहाँ तो ज़रूरत पड़ने लगी कि भैया आईपीएससी नाम ज़्यादा बेस्ट है किसी भी कंपाउंड के रखना, क्योंकि साधारण नाम से एक दो कंपाउंड हो तो रख लो साधारण नाम, हज़ारों लाखों 50 लाख कंपाउंड हैं, ठीक है, 50 हज़ार कंपाउंड्स हैं। तो पता चला जो है कितना याद करेंगे हम लोग, कितना साइंटिस्ट याद करके घूमेंगे या कितना स्टूडेंट याद करके घूमेंगे, साधारण नाम से याद ही नहीं कर पाएंगे। आईपीएससी नाम दो, खट से बच्चे याद कर लेंगे तुरंत। तो इसलिए जो है आईपीएससी नाम की आवश्यकता पड़ी। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा आईपीएससी नाम के विषय में थोड़ा समझते हैं। तो जनरल चीज़ें समझ लें जो ज़रूरी हैं। कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं आईपीएससी के लिए? सबसे पहले देखा जाए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। पहली चीज़ आईपीएससी नाम के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है उसको देख लिया जाए, ठीक है। पहला चीज़ पूर्व लगन, पूर्व लगन आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा कार्बन की संख्या पता होना चाहिए, गिनना तो आता ही है कार्बन की संख्या। तीसरा चीज़ प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न ये भी बहुत आसानी जान जाएंगे। दूसरा द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। इतनी चीज़ अगर आपको मालूम है तो आईपीएससी नाम आप चुटकियों में कर देंगे, ठीक है। इसी के लिए दुनिया भर का परेशान रहते हैं, सर हमको आता नहीं है, और स्कूल में रोज़ मास्टर डांटता है। कुछ नहीं इसमें है, ठीक है। अभी देखिए एक बार में आपको एक ही बार में सब समझ में आ जाएगा। कैसे? पूर्व लगन देखा जाए, इसको इंग्लिश में पहले लिख लेते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? वर्ड रूट बोलते हैं, वर्ड रूट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। इसको याद कर लीजिए आप। अब पहले देखा जाए प्राइमरी ये कैसे पता लगाएंगे। जैसे हम मान लेते हैं कार्बन चेन मान लेते हैं, इसको बोलते हैं कार्बन श्रृंखला, ठीक है। ये मान लेते हैं कार्बन श्रृंखला है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और लगा देते हैं। कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है, तो इसलिए इसको 4 होना चाहिए। ऐसे ऐसे देखिए, यहाँ कितना होना चाहिए? 2, यहाँ कितना होना चाहिए? 2, यहाँ 2, यहाँ पर 3, तभी तो माना जाएगा 4 होंगे। यहाँ पर एक और होना चाहिए, 1 2 3 4, 4 हैं बॉन्ड। इसको गिन डालो सबसे पहले, कुछ करना ही नहीं। 1 2, अब गिनने में समस्या है, गिनते समय ध्यान देना कि सबसे लंबी श्रृंखला हो। ये इस नियम को दिमाग में रख लो, अभी बाद में हम नियम बता देंगे कुछ और, ठीक है। पहले इस दिमाग में रख लो कि सबसे लंबी श्रृंखला कहाँ से प्राप्त होगी, ठीक है। यहाँ से गिने कि यहाँ से गिने, या यहाँ से गिने, कहाँ से गिने? जैसे हम इधर से गिन रहे हैं, 1 2 3, इधर नहीं आएंगे क्योंकि इधर 3 अब जा रहा, उधर जाएंगे तो और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आगे बढ़ो, 3 4 5 6 7, इसका काम ख़त्म। इसका मतलब इसको हम गिन ही नहीं पाए, क्योंकि गिनेंगे तो छोटा हो जाएगा। हमें कितना चाहिए? बड़ा। कार्बन श्रृंखला कितनी होनी चाहिए? बड़ी कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए, तभी माना जाएगा वो सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब गिनते समय आपने क्या किया? अब इसको गिने ही नहीं, क्योंकि इसको गिनेंगे तो गलत हो जाएगा। जो कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते समय यानी गिनते समय छूट जाए, कार्बन श्रृंखला को गिनते समय अगर वो छूट जाए जो कार्बन, तो उसे ही बोलते हैं पूर्व लगन। ये क्या हो गया? पूर्व लगन। ये क्या हो गया? पूर्व लगन। इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। बहुत आसान है, 1 कार्बन है मेथिल, 2 कार्बन है एथिल, 3 कार्बन प्रोपिल, 4 ब्यूटिल, एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं एकदम, ठीक है। 1 कार्बन हो गया, प्रीफिक्स हो गया। ये प्रीफिक्स पता ही लगा लोगे, ठीक है। जो हाइड्रोजन का स्थान पे लगा होता है, अगर ये ना होता तो इसकी जगह हाइड्रोजन लगा होता, भाई इसकी जगह हाइड्रोजन लगा होता। या गिनती करते समय लंबी कार्बन श्रृंखला प्राप्त करते समय जो छूट जाए, उसे क्या कहते हैं? पूर्व लगन कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। ये छूट गया है,
जब ये छूट गया तो पूर्ण लगन हो गया, पहले इसको लिख देंगे। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं, ये पहला नंबर हो गया, इसका हो जाएगा पूर्ण लगन जो भी है। दूसरा नंबर क्या आता है, ये गिनती यानी कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है यहाँ पे, तो ये सही है। जब 7 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। 7 कार्बन है तो क्या हो जाएगा भाई, अगर एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथ। 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा। 3 कार्बन है तो प्रोप। 4 कार्बन है तो ब्यूट। 5 कार्बन है तो पेंट। 6 कार्बन है तो हेक्स। 7 कार्बन है तो हेप्ट। 8 कार्बन है तो ऑक्ट, यानी 1 कार्बन मेथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 एक्स, 7 हेप्ट, 8 क्या हो गया ऑक्ट। 7 ये कार्बन हो गए, गिन लो। यहाँ कितने कार्बन संख्या 7, ये हेप्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, जितने कार्बन होंगे वही हिसाब से लिख दो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्राथमिक अनलगन। प्राथमिक अनलगन का मतलब कार्बन के बीच बॉन्ड। यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड है सब जगह। अब कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन। डबल बॉन्ड है तो इन। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, आइन। बहुत आसान है, क्या दिक्कत है, एकदम सिंपल है। सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो सब एन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, द्वितीयक अनलगन का मतलब ये हो गया क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्रियात्मक समूह का मतलब जैसे COOH ग्रुप लगा है जहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। COOH ग्रुप है, ओइक एसिड हो गया। अगर यहीं पे CHO लग गया तो क्या हो जाएगा, Al। अगर कीटोन लग गया, अगर यहाँ पे क्या लग गया कीटोन, तो क्या हो जाएगा, ओन। अगर यहाँ पे क्या लग गया, OH ग्रुप लग गया तो क्या हो जाएगा, ऑल लग जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, द्वितीयक अनलगन कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें जान लीजिए, ये बहुत आसान है। अगर आपको इतना चीज़ मालूम हो गया तो आप ऑटोमेटिक FSC नाम कर लेंगे। चलिए इसका FSC नाम देखा जाए क्या होगा। ठीक है, पूर्व लगन कितने अब देखना, पूर्व लगन कितने नंबर पर है, सबसे पहले इसको लिखना। 2 नंबर पे, 1 कार्बन का है, एक ही तो कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बताओ जरा से। 2 पे है तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल लिख दीजिए। नंबर के बाद अगर नाम आता है तो हाइफन लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइफन। 2 के बाद जो है जहाँ तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे तो 2 मेथिल हो गया। प्लस कार्बन की संख्या कितनी है, 7। 7 क्या होता है, हेप्ट होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस लगा दिया मैंने, प्लस। ठीक है, प्लस हेप्ट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन हो गया। प्लस इसमें कोई क्रियात्मक समूह तो है नहीं, कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है, तो क्योंकि क्रियात्मक समूह वाले अभी हम कंपाउंड नहीं लिए हैं, क्रियात्मक समूह है नहीं, इसको 0 कर दीजिए, छोड़ दीजिए। इसको मिला दीजिए सब, क्या नाम हो जाएगा, 2 मेथिल हेप्टेन। इसका नाम क्या हो गया, 2 मेथिल हेप्टेन। कितना आसान है, कुछ है ही नहीं, आराम से हो जाएगा, कोई दम ही नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक और कंपाउंड लेते हैं, CH3, ये क्या है, इसको देखा जाए, 1 2 सिंपल कंपाउंड है। ठीक है, क्योंकि आप सीखेंगे ना सरल चीज़ें से, हमेशा सरल से कठिन की ओर जाया जाता है, क्योंकि समझने में आसानी रहती है कठिन चीज़ को। अगर आप कठिन में पहले उलझ गए तो कभी चीज़ भी नीचे आ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमेशा सरल से बढ़ते जाइए, कॉन्फिडेंस से हो जाएगा, कठिन चीज़ भी आप कवर कर लेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 कार्बन मतलब क्या होता है, एथ, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा कार्बन है नहीं जो छूट गया हो गिनती करते समय, सब कुछ गिन डाले हैं आप, तो क्या हो जाएगा, एथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, क्योंकि सब जो प्राथमिक अनलगन यहाँ क्या हो जाएगा, एन है, तो ये क्या हो जाएगा, एथेन। ये क्या हो गया, एथेन। इसका FSC नाम क्या हो गया, एथेन हो गया। ऐसे ही जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनको जो है आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और का प्रैक्टिस कर देते हैं जो है इम्पॉर्टेंट है। इनको आप लोग जो है थोड़ा सा रिवाइंड करके जब देखेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे
मान लेते हैं CH3COOH का IPSC नाम क्या होगा। अब आ जाते हैं इंटर के मेन टॉपिक पे। 1 2 कार्बन, 2 कार्बन हो गए। अब इसमें कोई ऐसा तो कार्बन है नहीं जिसको आपने गिना नहीं है, सबको तो गिन डाला है, तो इसमें कोई भी पूर्व लगन है ही नहीं। तो क्या हो गया, 2 कार्बन है, पूर्व लगन है नहीं, तो इसको काट दो। 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथ सिंगल बॉन्ड है इस कार्बन के बीच में, यानी ऐसे है, तो क्या है एथ प्लस एन, यानी प्राथमिक अनलगन क्या है, एन है। द्वितीयक अनलगन क्या है, COOH ग्रुप होता है तो क्या लिखा जाता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड हो गया। अब अगर इनको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वॉवेल्स 5 हैं, ई और ओ, AEIOU, ठीक है, 5 हैं, तो ई और ओ एक साथ आएंगे नहीं, जब एक साथ आएंगे तो एक हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम एथेन प्लस ओइक एसिड, यानी एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, इसका IPSC नाम हो जाएगा। कितना आसान है, सिंपल सा है, इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल है एकदम से। तो आप सोच रहे थे कि बहुत कठिन इसका IPSC नाम होगा, इसी से आप रख दीजिए वैल्यू, IPSC नाम आपका सामने निकल के आ जाएगा। कितना भी बड़ा IPSC नाम हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। कॉन्सेप्ट वह नहीं क्लियर होता है तब दिक्कत होता है, जान लियो। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है IPSC नॉमेनक्लेचर आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो हम आइए देखते हैं बोर्ड एग्जाम के लेवल के जो IPSC नाम हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जैसे पहला चैप्टर जो होगा उसमें वो पहला चैप्टर जो है हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन, पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंटर में। तो पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके IPSC नाम कौन कौन से हो सकते हैं, कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में पहले देखा जाए, ये RX टाइप के होते हैं पहले चैप्टर में आपको, ARX यानी अल्फाटिक हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड, दोनों तरीके का हम लोग को पढ़ना है। अब अल्फाटिक हाइड्रोकार्बन मैंने बताया आपको क्या होते हैं, जो काले धुएं के साथ ना जलते हों, ठीक है, और जो काले धुएं के साथ जलते हों सूटी फ्लेम के साथ, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। तो सिंपल सी बात, R की जगह R बराबर CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। X क्या हो सकता है, FCl BrI ये हो सकता है। AR की जगह कोई बेंजीन रिंग हो सकती है, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। AR का मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो इनका जो IPSC नाम होता है, ठीक है, इनका जो एक साधारण IPSC नाम है, यही समझो रामबाण है, इसका IPSC नाम होता है हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन। अगर आपको ये याद हो गया तो ये ऑटोमेटिक याद है। हाइलो का मतलब क्या हो गया, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये सब होता है। हाइलोजन, हाइलोजन का मतलब जो समुद्र में लवण में पाए जाते हों, लवण के रूप में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाइलो एल्केन, ठीक है। हाइलो का मतलब क्या हो गया, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। एल्क का मतलब क्या होगा, कार्बन की संख्या, ठीक है। जैसे मान लेते हैं CH3Cl, इसका IPSC नाम क्या होगा, क्योंकि आपने इसको याद कर लिया, हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन का मतलब क्या होगा, एक कार्बन, मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, 1। तो यानी कि एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है बस उतना जोड़ दो। एक कार्बन होगा मेथ, 2 3 प्रोप, वो सामने लिखा हुआ है, उसको देख लो। इसका IPSC नाम क्या होगा, हाइलो, इसमें क्या है, Cl है, यानी Cl का मतलब क्या होगा, क्लोरो, लिखो क्लोरो। क्लोरो कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो मेथ सिंगल बॉन्ड है, तो N क्या हो गया, क्लोरो मीथेन हो गया इसका नाम। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। या 1 क्लोरोमीथेन, क्योंकि एक नंबर पे Cl लगा तो 1 क्लोरोमीथेन। अगर मान लेते हैं, ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा है CH, यहाँ लिखा है Cl, यहाँ लिखा है एक और Cl आ गया, मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और एक Cl हटाया, समझो एक, तो यहाँ कितना का Cl हो गया, 2 Cl। तो क्या हो जाएगा, अब इसका IPSC नाम अगर करना हो तो क्या होगा, 1,1, ठीक है, 2 Cl है तो 1,1 डाई क्लोरो, 1,1 डाई क्लोरो, सिंपल सी बात, 2 Cl हैं।
और एक कार्बन है तो क्या होगा, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक ही कार्बन से 2 Cl जुड़े हुए हैं, इसलिए जो है ये 1,1 डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि एक इस हाइड्रोजन को हटा करके एक और Cl लगा दिए, यानी यहाँ पर H, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, 3 Cl हो गए तो एक ही कार्बन पे है, तो सिंपल सी बात है कि 1 ही नंबर पे है, तो 1,1,1 3 Cl ट्राईक्लोरो हो गया, क्योंकि ट्राईक्लोरो और एक कार्बन है तो क्या हो गया, मीथेन। तो इस प्रकार जो है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप आईपीएससी नोमेनक्लेचर बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो पहला चैप्टर है उसमें जो है जो आईपीएससी नोमेनक्लेचर आएंगे वो हैलो एल्केन के अंतर्गत आईपीएससी नोमेनक्लेचर आएंगे, और उनका आईपीएससी नाम क्या है, हैलो एल्केन। ठीक है, तो इस प्रकार जो है पहले चैप्टर के आईपीएससी नाम ये सब जो है होंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है इसको बहुत आसानी से समझ रहे होंगे, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे एक और करते हैं, जैसे मान लेते हैं कार्बन से चारों Cl हो गए, कार्बन से जैसे मान लेते हैं ये एक Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, 4 Cl हो गए, एक कार्बन है तो क्या हो गया 1,1,1,1,1,1। उसे एक पे होता है तो लिखा नहीं जाता है, डायरेक्ट लिख दिया जाता है, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। 4 हैं तो टेट्राक्लोरोमीथेन, 4 है तो क्या हो गया, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक, क्योंकि 4 कार्बन है यहाँ पर, तो 1,1,1 टेट्राक्लोरोमीथेन इसका आईपीएससी नाम हो गया। ठीक है, तो जैसे आप जो है ना आईपीएससी नोमेनक्लेचर अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि जब आपको कोई चीज़ जो है जहाँ तो छोटी सी चीज़ आ जाती है तो आप उसी के सहारे बड़ी चीज़ को पा लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। अगर आपने पहला कदम मजबूती के साथ रख दिया तो बाकी 99 कदम आप बहुत आराम से रख देंगे, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि 99 कदम रखना आसान जो है जहाँ बहुत आसान काम है, लेकिन 99 में जो पहला कदम है ना वो सबसे कठिन कदम माना जाता है। क्योंकि जो है जहाँ तो अगर आप पहला डंडा चढ़ गए सीढ़ी पर तो आप 100वें डंडे तक पहुँच ही जाएंगे, लेकिन आप पहले डंडा पे नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कहाँ भैया ऊपर 100वें डंडे में पहुँच पाएंगे। इसलिए जीवन में पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है, तो इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए। इसीलिए जब भी किसी चीज़ की शुरुआत करिए उसके विषय में जांच पड़ताल करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना कदम रखिए, ताकि आपको पीछे हटना ना पड़े। क्योंकि पीछे हटने में समस्या हटना कमाल नहीं है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होता है कि अगले बार में कोई अगर दूसरा कदम रखें तो ऐसा ना हो फिर ना पीछे वापस होना पड़े। इसलिए कदम बढ़ाने से पहले मजबूती रखिए, मजबूत कदम रखिए। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ तक हम लोग देखे होंगे, बहुत आसानी से जो है इसको समझा जा सकता है। हैलो एल्केन इसका आईपीएससी नाम होता है, पहले चैप्टर में यही आएगा आपका। ठीक है, एरोमेटिक अगर देखा जाए, ठीक है, अगर यहाँ तक आप समझ गए होंगे तो इसको हम थोड़ा सा मिटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम देखेंगे, इसको हटाएंगे और आसानी से आपको कुछ चीज़ें समझ में आए। अच्छा, एरोमेटिक के बाद एल्फेटिक के बाद एरोमेटिक पर आ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं बेंजीन जो रहेगी, ठीक है, अगर यहाँ X लगा हुआ है, X का मतलब आप जान चुके हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई हो सकता है। इसका भी आईपीएससी नाम जो होता है ना हैलोबेंजीन होता है। इसका भी आईपीएससी नाम क्या होता है बेटा, हैलोबेंजीन होता है। हैलो का मतलब फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, जिस प्रकार का लगा होगा ये ग्रुप वही हिसाब से बेंजीन में जोड़ देना है। जैसे मान लेते हैं जो आपके सिलेबस में सबसे चर्चित बेंजीन है जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन, तो Cl है तो यहाँ क्या लगा दिया आप, क्लोरो, बाकी इसका बेंजीन नाम है तो क्या हो गया क्लोरोबेंजीन। इसका आईपीएससी नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन है, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। तो अगर यहाँ पे अगर हम इसके बजाय अगर हम यहाँ पर F लगा दें तो क्या हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। कितना आसान है।
अगर X की जगह Cl लगा दिए क्लोरोबेंजीन, Br लगा दिए ब्रोमोबेंजीन, I लगा दिए आयोडोबेंजीन, Cn लगा दिए साइनोबेंजीन, ठीक है, NO2 लगा दिए नाइट्रोबेंजीन, अमीनोबेंजीन, हाइड्रोक्सीबेंजीन, ठीक है। जैसा ग्रुप लगाएंगे वैसा बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इसका IPSC नाम क्या है, हैलोबेंजीन। क्लियर। तो कोई दिक्कत है तो FClBrI, अगर F लगाएंगे तो फ्लोरोबेंजीन, Cl लगाएंगे तो क्लोरोबेंजीन, Br लगाएंगे ब्रोमोबेंजीन, I लगाएंगे आयोडोबेंजीन। तो इस प्रकार जो है इसका IPSC नाम जो है रखा जा सकता है। एक बात ये भी ध्यान रखना है थोड़ा से कि बेंजीन में जहाँ से ग्रुप लगा हो उस कार्बन से ही गिनती शुरू करेंगे। जैसे मान लेते हैं Cl लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, Cl, तो जो गिनती शुरू करेंगे यहीं शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि जहाँ से ग्रुप लगा होता है गिनती वहीं से प्रारंभ करते हैं। इसमें 3 पोजीशन होती हैं, ठीक है। जैसे बेंजीन में कोई पोजीशन नहीं होती हैं, ना आर्थो है, ना मेटा है, ना पैरा है, ठीक है। एक्चुअली में पोजीशन जो बदलती हैं वो इलेक्ट्रॉन के घनत्व, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व के घटने और बढ़ने से पोजीशन घटती बढ़ती रहती हैं, बनती हैं, ठीक है। तो जैसे ये जैसे ग्रुप छोड़ दीजिए, यहाँ ग्रुप वाला कार्बन छोड़ दीजिए, अगला कार्बन दूसरा कार्बन आर्थो होता है, ये मेटा होता है और ये पैरा होता है। 3 कार्बन होते हैं, आर्थो मेटा पैरा, ठीक। गिनती कहाँ से करेंगे, जहाँ से क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा। और बाकी जो है आर्थो मेटा पैरा कहाँ से होगा, जहाँ से क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा वहाँ वो कार्बन छोड़ करके अगला कार्बन, यानी ये आर्थो मेटा पैरा। तो इस प्रकार जो है हम जो है पहले चैप्टर के जितने भी IPSC नाम है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत आसान है, इसको एक बार थोड़ा सी रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है। जो है जहाँ तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई भी समस्या होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आपको जो है दूर कर देंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो समस्याएं हैं वो मैं दूर करने ही आया हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं जो है मतलब कि जो है इस चैनल पे बनाया गया है ताकि जो है जो बच्चे हैं उनकी जो बेसिक समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं, क्योंकि बच्चों को साधारण चीज़ें ही नहीं आती हैं तो उनको बड़ी चीज़ें कहाँ से आएंगी। क्योंकि बहुत देखा है मैंने पिछड़े क्षेत्रों में, ठीक, हम लोग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए घर घर लोगों के साथ जाते हैं, घर घर जाते हैं, गांव में जाते हैं कि शिक्षा ही है वो जो तुम्हें बदल सकती है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो सब मिथ्या है, झूठ है, ठीक है। शिक्षा अगर तुमने ग्रहण कर लिया तो शिक्षा तुम्हें बोलने की ताकत पैदा कर देगी तुम्हारे शरीर के अंदर, ठीक है। शिक्षा से व्यक्ति जो है जहाँ तो कुछ भी जो है असंभव को जो है संभव करके दिखा सकता है। एक बात ध्यान रखना कि अशिक्षित और मृत में कोई अंतर नहीं होता है। कारण क्या है कि जो है मृत में ज्ञान तो नहीं है, अशिक्षित में कोई ज्ञान भी नहीं है, ये भी जान लीजिए। क्यों? क्योंकि बिना ज्ञान के हम इस संसार का आनंदमय अनुभव कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे पास ज्ञान होगा हम उतना ही जो है आनंद को प्राप्त करेंगे, इस बात को जान लीजिए। तो इसलिए जो है ज्ञान का होना अनिवार्य है। जो मोक्ष प्राप्त की जाती है वो ज्ञान के लिए ही तो, सत्य के लिए ही तो प्राप्त की जाती है। तो जो आखिरी पड़ाव है आनंद का वो क्या है? ज्ञान ही है। जब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया मतलब मोक्ष प्राप्त हो रहा है। मोक्ष का मतलब आनंद प्राप्त हुआ आपको, संसार को आप जान रहे हैं। जो है अशिक्षित पैदा हुए, अशिक्षित मर गए, का जीवन में सीखे। इसलिए जो है शिक्षा ही वो माध्यम है जो तुम्हें बदल सकती है। इसलिए खुद शिक्षित होइए, परिवार को भी सलाह दीजिए शिक्षित होने के लिए। जो बच्चे हैं उनको देखिए, आपके छोटे भाई बहन हैं उनको भी पढ़ाइए, उनको भी सपोर्ट करिए, ठीक है। क्योंकि आने वाला जो समय है ना वो अशिक्षितों का नहीं है, वो शिक्षितों का ही समय है। क्योंकि जो शिक्षित होगा वही आगे बढ़ेगा। क्योंकि अभी तक तो चल गया अशिक्षित लोगों का, अभी तक समय जो था वो अशिक्षा के कारण भी चल गया, लोग अशिक्षित होकर भी सफल हो गए। लेकिन आने वाले समय में अशिक्षित वही लेबरगिरी है बस। क्योंकि जो है जहाँ तो अशिक्षित व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सब AI का ज़माना है। तो इसलिए जो है शिक्षित ज़रूर होइए, और शिक्षित होकर ही गरीबी को दूर किया जा सकता है। वही समाज गरीब है जो समाज अशिक्षित है।
ठीक है। शिक्षित समाज अपनी गरीबी को अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने बल से दूर कर सकता है, उसके पास उपाय होते हैं। लेकिन जो है जो अशिक्षित होता है उसके पास एक ही उपाय है कि 300 रुपये की मजदूरी करो, 300 रुपये की दिहाड़ी करो। 300 रुपये 400 रुपये की दिहाड़ी से तुम्हारे घर परिवार खर्चा कैसे चल सकता है? तुम पढ़ाओगे कि बच्चों को खिलाओ पिलाओगे? क्या कर सकता है? कोई नहीं कुछ कर सकता 300-400 रुपये में। और दिहाड़ी यही है। विश्वास नहीं है तो किसी मजदूर जाके पूछ लो, मजदूर आपको बता देगा कि भैया हम जो है जो दिहाड़ी लेके जाते हैं, दिन भर में जितना कमाते हैं दे देते हैं, खाना पीना के लिए होता है, बच्चों को कहाँ से पढ़ा लें। तो इसलिए जो है किसी न किसी व्यक्ति को हमारे समाज में बलिदान तो देना ही पड़ेगा अपने एक परिवार को ज़मीन से उठाने के लिए। तो इसलिए जो है हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो समाज है वो जो है जहाँ तो शिक्षित हो, उसमें लोग शिक्षित हों, ठीक है, जहाँ गरीबी ना हो, जहाँ पे जो है जहाँ तो लोग जो है हर प्रकार के सत्य की जानकारी हो, पाखंड को जो है फैलाने से रोका जा सके, इस बात को ध्यान रखिए। तो इसलिए जो है शिक्षा ही वो माध्यम है जो हमको बदल सकती है, ये संसार को बदल सकती है, समाज को बदल सकती है। तो आज हम लोगों ने जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा। बाकी हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, पार्ट 2 में इस चैप्टर के विषय में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़िए, देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने भाई बहनों और लोगों के साथ जो है इन वीडियो को साझा करिए ताकि उन तक भी जो है जहाँ तो ये सब चीज़ें जानकारी पहुँच सकें, जो है जो शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में भी हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग ज़रूर जो है समाज को जो है आगे ले जाने में जो है कामयाब होंगे और हमारा समाज एक दिन जो है आगे बढ़ेगा। यही हमारा अंतिम लक्ष्य है, यही हमारा जो है अंतिम जो है अध्याय है कि हमारा समाज जो है विकसित हो और आगे बढ़े, ठीक है। तो जो है आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। और बाकी हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।